हेलो बच्चों, वेलकम टू डिजिटल टीचिंग ऑफ आदित्य बिरला इंटरमीडिएट कॉलेज रेणुकूट सोनभद्र। बच्चों, हम पढ़ रहे थे इतिहास का पार्ट 2 लेखन कला और शहरी जीवन, जिसमें हमने अपने पिछले वीडियो में आपको इस पार्ट का पहला पार्ट बताया था, परिचय। और ये जो लेखन कला और शहरी जीवन है, इस टॉपिक को हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे, जिसका परिचय हम आपको पिछले वीडियो में दे चुके हैं। अब इस वीडियो में हम इसका जो है मेसोपोटामिया का भूगोल पढ़ेंगे, तो उसके भूगोल के बारे में हमको इस वीडियो में पढ़ना है। तो इसका भौगोलिक वर्णन करने से पहले हम आपको एक कहानी बताते हैं कि 1840 में जब मेसोपोटामिया में जब खुदाई की गई तो कुछ ऐसी चीजें मिली, तो उससे इस सभ्यता के बारे में लोगों को पता चला। तो ये सभ्यता यूरोपियंस के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। क्यों मायने रखती है? तो एक कहानी सुनाती हूँ कि बाइबल में एक स्टोरी है जो इस मेसोपोटामिया की सभ्यता में पाई गई स्टोरी से बिल्कुल मैच करती है। तो बाइबल में एक कहानी है कि उसमें कहा गया था कि परमेश्वर ने जब पृथ्वी पर जल प्लावन हो रहा था, मतलब पृथ्वी पानी से डूब रही थी जब, तो परमेश्वर ने एक नोआ नाम के व्यक्ति को चुना और उससे कहा कि वो जो है कुछ जीवों को संरक्षित कर ले। तो उस नोआ नाम के व्यक्ति ने एक बहुत बड़ी सी नाव बनाई और उसमें जो है हर तरह के जीव जंतुओं की एक एक जोड़ी को उसमें रख लिया। और जल प्लावन के बाद सब कुछ जब तहस नहस हो गया, नष्ट हो गया, तो केवल यही जो है जानवरों की जोड़ियां जो है बची हुई थी। बिल्कुल इसी तरह जब मेसोपोटामिया की खुदाई हुई तो उसमें एक उनका परंपरागत साहित्य मिला, जिसमें लगभग यही कहानी थी और उस कहानी के पात्र को जीवसूत्र कहा गया था। तो इसलिए जो है यूरोपियंस के लिए ये सभ्यता बहुत मायने रखती थी। तो अब हम चलेंगे इसका भौगोलिक वर्णन पढ़ने के लिए। तो उसमें पहले हम समझेंगे कि इसको हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मेसोपोटामिया नाम कैसे पड़ा, कि मेसोस का अर्थ है मध्य और पोटामस का अर्थ है नदी, यानी नदियों के मध्य का भाग। तो इस तरह से कहते हैं इसको, मेसोपोटामिया जो है दो नदियों के मध्य का भाग है। और इसमें जो है जो सभ्यता का विकास हुआ था वो काल क्रमानुसार और जो है वहाँ के जो है ये स्थलाकृतियों के अनुसार, दिशा के अनुसार 3 भागों में बटा हुआ था। सबसे पहले जो है सुमेरियन थी, फिर बेबीलोनियन था, फिर असीरियन था। इन तीनों सभ्यता को मिलाकर ही मेसोपोटामिया की सभ्यता का इसको पूरा कहा जाता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता इसमें माना गया। अब जो है काल क्रमानुसार और जो है वहां के दिशा के अनुसार जो इसको 3 भागों में बांटा गया था। तो सबसे प्राचीन सभ्यता इनकी जो शुरुआत हुई थी, सुमेरियन की सभ्यता, वो जो है मुहाने पर थी। तो जो 2 नदियां थी, 2 नदियां हमने पहले भी बताया था, 2 नदियां टिग्रिस यानी दजला और यूफ्रेट्स यानी फरात, इन 2 नदियों के जो है इन्हीं के बीच में सभ्यता का विकास हुआ था। तो ये दोनों नदियां उत्तरी भाग से निकल करके दक्षिण में जा करके जिसमें फारस की खाड़ी में गिरती थी। तो फारस की खाड़ी में जहाँ नदियों का मुहाना होता था, वहां पे जिस सभ्यता का विकास हुआ था उसे हम कहते हैं सुमेरियन की सभ्यता, सुमेरियन सिविलाइजेशन। इसके बाद थोड़ा सा उत्तर में चलने पे बीच वाले भाग में बेबीलोनियन की सभ्यता का विकास हुआ, जो इसके काल क्रमानुसार इसके बाद आया। इस बेबीलोनियन की सभ्यता को जो हम अकेडियन की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और इसके उत्तरी भाग में जब असीरियाई आए और उन्होंने अपना यहाँ प्रभुत्व स्थापित किया, इस बेबीलोन के नगरों के ऊपर जो है असीरियाइयों का अपने हो गया, उनका राज्य स्थापित हो गया। तो यहाँ पर जो है असीरियन सिविलाइजेशन यानी असीरियन सभ्यता का विकास हुआ। इस तरह से इन तीनों सभ्यता को मिला करके मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था। अब इसका भौगोलिक वर्णन हम पढ़ेंगे कि वर्तमान में जो है इराक गणराज्य है, यही इराक गणराज्य जो प्राचीन काल में मेसोपोटामिया कहा जाता था। और इराक जो है भौगोलिक विविधता का देश है, मतलब यहाँ पर भौगोलिक रूप से हर तरह की स्थलाकृतियां यहाँ पाई जाती हैं। और यहाँ पर 7000 से 6000 ईसा पूर्व में ही खेती की शुरुआत हो गई थी। मतलब यहाँ के लोग खेती करना बहुत आरंभिक काल से ही इनको खेती का ज्ञान था। और इस तरह से इन्होंने हल से खेतों को जोतने की कला भी इन्हें आती थी। और इसके बाद जो दिशा का ज्ञान पहले हम समझेंगे कि जैसे हम दिशाओं को अगर हम सीधे खड़े होकर देखें तो पूर्व दिशा में जिधर से सूरज निकलता है, अगर उधर मुंह करके खड़े हो जाएं तो उधर हमारे सामने पूरब होगा, हमारे ठीक पीछे पश्चिम होगा, और हमारे बाएं हाथ की तरफ जो है उत्तर दिशा है, दाहिने हाथ की तरफ दक्षिण दिशा है।
अब इन्हीं दिशाओं को अगर हम पेपर पे समझेंगे तो पेपर पे जो है उत्तरी भाग की ओर, जो यानी ऊपरी भाग जो है, ऊपरी भाग उत्तर होता है, निचला भाग दक्षिण होता है, और हमारे जो है बाएं हाथ की तरफ जो है वो पश्चिम दिशा होती है, और दाहिने हाथ की तरफ दक्षिण, ये जो है पूरब दिशा होती है। तो ये तो कागज पे हो गया दिशाओं का ज्ञान। इसी के अनुसार हम जो है, जो दोनों नदियां उत्तर से निकल के दक्षिण में जो फारस की खाड़ी में गिरती थी, ये जो दजला और फरात नाम की दो नदियां, ये जो है पूर्वी भाग में जो है दजला नदी थी और पश्चिमी भाग में फरात यानी यूफ्रेट्स नदी थी। तो ये इसका जो उत्तरी भाग है वो वहां पे जो है उत्तरी या पूर्वी भाग को लेकर के उस पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान पाए जाते थे, और उत्तरी भाग की ऊंची भूमि को स्टेपी के नाम से जानते थे, स्टेपी घास का मैदान। तो जनरली बच्चों विश्व में जहां भी घास के मैदान है उसको एक नाम दिया गया है। तो इस तरह इस एरिया के, इराक के इस क्षेत्र के घास के मैदान को स्टेपी घास का मैदान कहा जाता है। यहाँ पे स्वच्छ झरने, जब पहाड़ी भूभाग है यहाँ पर तो बड़े अच्छे जो है स्वच्छ झरने जो है पाए जाते हैं जब पानी ऊपर से गिरता है, जंगली फूल पाए जाते हैं, और वृक्षों से, अनेक तरह के वृक्षों से ढके हुए पर्वत श्रृंखला भी पाई जाती है। इसके बाद खेती की तुलना में, खेती तो ये करते ही थे, लेकिन खेती की तुलना में पशुपालन जो है इनका आजीविका का मुख्य साधन माना जाता था। और सर्दियों की वर्षा के बाद जब इन पहाड़ों पर छोटी छोटी झाड़ियां और घास जो उगाते थे, तो ऐसे में यहाँ के लोग जो अपने जो जानवर पालते थे, जिनमें भेड़ बकरियां मुख्यतः होती थी, इनके लिए चारा बहुत अच्छा मिल जाता था, तो जिससे इन भेड़ बकरियों का पालन पोषण होता था, ये अपना भेड़ बकरियां भरण पोषण अपना करती थी। इसी क्रम में जो पूर्व में दजला की जो सहायक नदियां हैं वो ईरान के पहाड़ी भाग से निकल करके आती थी। इसके उत्तरी भाग में जो ईरान का क्षेत्र है वहां जो पहाड़ी भाग से निकल के आती थी, तो ये परिवहन का एक अच्छा साधन माना जाता था कि नावों के माध्यम से जो है ये वहां पे आवागमन अपना करते थे। दूसरा जो रेगिस्तानी भाग है, जो दक्षिणी रेगिस्तानी भाग है, दक्षिणी भाग इसका रेगिस्तानी भाग है, यहाँ पे सबसे पहले नगरों तथा लेखन कला का, लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ था, जिसको हम आगे पढ़ाएंगे। तो इसी जो है दक्षिणी रेगिस्तानी भूभाग में सर्वप्रथम नगरों का विकास हुआ था। और दजला और फरात नदियां जब उत्तर से निकल के दक्षिण की ओर बहती हैं तो ये अपने साथ उपजाऊ मिट्टी बहा करके ले आती हैं और ये जो है वापस वहां पे जमाती जाती हैं। और फरात नदी जब दक्षिणी रेगिस्तान में प्रवेश करती है तो वहां प्रवेश करने के बाद ये कई धाराओं में बट जाती है, और इन धाराओं में बटने के बाद ये जो है वहां पे सिंचाई का काम बहुत आसान हो जाता है। और वहां के लोग इसी से जो है बाढ़ आने पे ये धाराएं जब बढ़ती थी तो इसी से नहरें निकालते थे और नहरें निकाल करके सिंचाई करते थे, और उससे जो है जो मिट्टी वहां पर आती थी पानी के साथ वो वहां पे जमा हो जाती थी, जो खेतों के लिए, फसलों के लिए बहुत ही उपजाऊ मानी जाती थी, जिससे जो है ये वहां पर गेहूं, जौ, मटर, मसूर आदि जो है फसलों की जो है ये सिंचाई के माध्यम से फसलें पैदा करते थे। तो खेती के माध्यम से बहुत ही उन्नत अवस्था थी इनकी वहां पे। और स्टेपी घास का मैदान जो पूर्वोत्तर भाग था, वो स्टेपी घास का मैदान, पूर्वोत्तर मैदानी भाग तथा पहाड़ के ढालों पर वहां के लोगों के आजीविका का मुख्य साधन क्या था? भेड़ बकरियों को पालना। तो भेड़ बकरियां ये पालते थे, उन भेड़ बकरियों से इन्हें भारी मात्रा में ऊन मिलता था, मांस मिलता था और दूध मिलता था, जिससे ये अपना व्यापार भी करते थे। इसके बाद दजला व फरात की जो नदियां थी उसके निचले हिस्से की भूमि दलदल थी, जहां पर लोग नाव की सहायता से एक दूसरे से जुड़े हुए होते थे। और इन नदियों में मछलियां भी भारी मात्रा में पाई जाती थी, जो कि इनका अच्छा उत्तम साधन था अपने जो है व्यवसाय का। और साथ में यहाँ जो खजूर के पेड़ पाए जाते थे, जनरली रेगिस्तानी भूभाग में नदी के किनारे जो है खजूर के पेड़ पाए जाते हैं, तो जो खजूर के पेड़ पाए जाते तो उसमें फूल, ये जो है पेड़ फल देते थे, बहुतायत में फल निकलते थे इसमें खजूर के। और इसके साथ जो है इन झाड़ियों में जो चिड़िया पाई जाती थी, उन झाड़ियों में ये जो है ये मछली मारने के साथ साथ ये लोग झाड़ियों में चिड़ियों का शिकार करते थे और साथ में जंगली सुअरों का भी शिकार करते थे। इस तरह से मेसोपोटामिया के जो भौगोलिक विविधता वाला क्षेत्र था, तो उससे इनकी अर्थव्यवस्था में कृषि के साथ साथ पशुपालन और जो है शिकार करना, जो है मछली मारना, ये इनके अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन था, जो उनका अर्थव्यवस्था को आगे ले जाती थी। तो इस तरह बच्चों हमने ये समझा कि मेसोपोटामिया का भौगोलिक वर्णन। अब अगले में हम उसको जो है मेसोपोटामिया के शहरीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ओके।
थैंक यू।